So let us understand structure of atom proposed by different scientists. कौन कौन साइंटिस्ट था? सबसे पहले J.J. Thomson. So according to J.J. Thomson, how he proposed, how he gave structure to an atom? According to J.J. Thomson, क्या बताया उन्होंने? Atom is a positively charged sphere. मतलब एटम कैसे है? अकॉर्डिंग टू J.J. Thomson, एटम की स्ट्रक्चर कैसा रहा? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. यानी पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो स्फीयर है क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. यानी एज अ होल एटम को अगर देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है एंड विद इन द पॉजिटिव स्फीयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे एम्बेडेड. तो दिस इज समथिंग लाइक वाटरमेलन. अगर वाटरमेलन को अगर ले ले तो इसको पूरा एक वाटरमेलन हो गया एंड वहां पे जो रेड पार्ट जो होगा, दैट रेड पार्ट वुड बी द पॉजिटिव चार्ज. रेड पार्ट जो है पॉजिटिव. रेड पार्ट कहाँ होता है? द एंटायर वाटरमेलन, इनसाइड द वाटरमेलन इफ यू सी entering into the green part, entire watermelon is made up of positive, the red color part. So that's how he related. यानी atom as a whole is a positively charged sphere in which the electrons are embedded in it. Electrons के charge क्या है? Negative charge. That means the whole sphere is a positively charged sphere in which electrons are embedded in such a way that if we relate it to the watermelon, जो सीड्स जहाँ पे एम्बेड किया हुआ है, राइट? तो सीड्स जहाँ पे वाटरमेलन में रहता है उसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर में प्लेस किया है, वैसे बोल रहा है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन proposed by J.J. Thomson. Now once again, one more point what he has he gave was the positive and negative charges are equal in magnitude. That is, the magnitude of positive and negative charge in an atom as a whole is equal. यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतना ही नेगेटिव चार्जेस है, ये बताया. So these were the two important points, two important contributions given by J.J. Thomson. तो J.J. Thomson के बाद जब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपको दो इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखने होंगे. पहला क्या है? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. तो यानी तरबूज के याद रख लेना, वाटरमेलन को याद रख लेना. एज अ होल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है एंड अंदर में जो बीज है ब्लैक कलर के जो सीड्स है, दे आर द इलेक्ट्रॉन्स. बस इतना ही याद रखना है. सो according to J.J. Thomson, what he says about the structure of atom? Structure of atom. So atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded in it. ये पहला पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट क्या है? The positive and negative charges in an atom are equal in magnitude. Equal in magnitude मतलब equal in numbers. जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. सो दिस इज व्हाट ही सेज अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. अब ये तो सक्सेस माना गया क्योंकि ये साइंटिफिकली ये कुछ साइंटिफिकली प्रूव किया है या अपने स्टडीज के थ्रू से पुट फॉरवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ J.J. Thomson. जब एक शॉर्टकमिंग होता है तो कुछ एक और अचीवमेंट होगा. तो रदरफोर्ड केम फॉरवर्ड, ठीक है, to give structure of an atom. तो उनके क्या स्टडीज है वो हम देखते हैं. Although Thomson could explain or give structure to atom like positive charge है, equal in magnitude, लेकिन how the electrons and protons are placed वो exactly वो बता नहीं पाया. एक clear picture नहीं मिला, right? So in order to give proper structure to an atom, another scientist named Rutherford came forward and he proposed a structure to an atom. उनके स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं. So he conducted an experiment called Rutherford's gold foil experiment. क्या बोलते हैं इसको? Rutherford के gold foil experiment. उस एक्सपेरिमेंट से काफी कुछ informations came out. So what are those informations? What are those studies? What are those observations that Rutherford got? उसके बारे में देखते हैं. So he selected a gold foil. समझो थोड़ा क्लियरली.
हम एक वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो रदरफोर्ड क्या करे, अपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आया, यानी 3 ऑब्जर्वेशंस आया। दोस 3 ऑब्जर्वेशंस वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्या क्या है वो देखेंगे, बट बिफोर दैट हाउ ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, अबाउट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहला था कि ही टुक गोल्ड फॉइल, सो ही कुड हैव टेकन सम अदर मेटल फॉइल आल्सो, बट गोल्ड फॉइल लेने का रीजन क्या है कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बहुत थिन शीट में, यानी मल्लेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है। दैट मींस इट कैन बी बीटन इनटू थिन टू थिनेस्ट शीट बन सकता है। तो यानी उनकी जितना पतला होगा उतना ही उनकी जो स्टडी जो है आसान हो जाएगा। सो ही टुक गोल्ड फॉइल, ठीक है, वहां पे ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मतलब ये हीलियम के जो पार्टिकल्स होगा, तो अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया ताकि उससे आर पार हो सके, ठीक है। और इसके जो अब यहाँ पे ले लेते हैं, एक गोल्ड फॉइल यहाँ पर लिया, ठीक है, और इसके चारों ओर ना एक डिटेक्टर, फ्लोरोसेंट डिटेक्टर यहाँ पे रखा, यानी अल्फा पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे हिट करेगा तो वहां पे डॉट्स बनेंगे, वहां पे फ्लैश होगा। तो फ्लैश होगा तो मालूम चलेगा कि अल्फा पार्टिकल कहाँ पे फ्लैश होता है। एंड गोल्ड फॉइल यहाँ पे ले लिया। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, मेरी एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से सुनो ताकि आपको समझ में आएगा। तो इसके अंदर अगर गोल्ड फॉइल इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो गोल्ड फॉइल के यहाँ पे एटम्स यहाँ पे हम डाल देते हैं, ऐसे एटम्स यहाँ पे बना लेंगे। तो एटम को अभी गोल स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते, ठीक है, क्योंकि इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम कौन प्रपोज किया था? जे थॉमसन ने प्रपोज किया कि इट इज अ स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। मान के चलते कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ही है एटम, राइट। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे बॉम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी फास्टली वो मूव कर सकता है, यानी इतना फास्ट यहाँ से ये आर पार करके जा सकता है। अंडरस्टैंड? अब ये अल्फा पार्टिकल कहां से निकलेगा? दिस अल्फा पार्टिकल्स आर emerged from the source called radioactive element। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को निकाल सकता है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट के यूरेनियम है, बहुत सारे एलिमेंट है। यहाँ पे रेडियम इज वन ऑफ द एलिमेंट, ध्यान से सुनो, व्हाट इज दैट? रेडियम इज वन ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हिच कैन एमिट अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे रेडियम जो है सोर्स, यहाँ से रेडियोएक्टिव एलिमेंट किए, यहाँ से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकला तो यहाँ से बॉम्बार्ड हुआ, यानी गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक होते समय ही कुड ऑब्जर्व 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन से देखते हैं? वेरी सिंपल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स यहां से जो बम्बार्ड किया था तो सब कहां पे फ्लैश हुआ? यहां पे फ्लैश हुआ, यहां पे, यानी जहां से निकल स्ट्रेट, वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जितने भी अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकल रहा था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल कैसे हमको मालूम चलेगा? क्योंकि ये तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब अल्फा पार्टिकल जैसे ही ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन में टच होगा तो क्या होगा? वहां पे फ्लैश होगा। तो फ्लैश होगा, दैट मींस यहां से पार्टिकल्स निकला, यहां पे फ्लैश हुआ, दैट मींस द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, है ना। गोल्ड फॉइल से अगर स्ट्रेट जाएगा, यहां से पार्टिकल निकलता है, यहां पे फ्लैश होता है, दैट मींस क्या है? स्ट्रेट जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। पहला ऑब्जर्वेशन क्या रहा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है यहां से इधर गया, यहां से सीधा आया, लेकिन यहां आने के बाद ऐसे गया दूर। इसके मतलब क्या? डिविएट होके गया, डिफ्लेक्ट होके गया। यानी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है स्ट्रेट गया, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज एंगल, ये एंगल में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके गया। और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन यहां तक का ऐसे रखे हुए थे, राइट, यहां तक का, राइट। और 1 आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल जो है यहां से गया तो रिटर्न वहां से आया। 3 ऑब्जर्वेशन मिला। कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं? पहला ऑब्जर्वेशन है
कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, स्ट्रेट पास हुआ। जो गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, गोल्ड फॉइल से कैसे गया, स्ट्रेट पास होकर यहां से यहां चले गए। ठीक है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यहां से गया, सीधा नहीं गया लेकिन थोड़ा डिविएट होके गया, करेक्ट। एंड 1 आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल जो है गया और वापस आ गया, रिबाउंड होके वापस आया। 3 ऑब्जर्वेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशंस हाउ रदरफोर्ड गेव स्ट्रक्चर टू द एटम, वो जानना बहुत जरूरी है। समझते हैं क्या है, चलो एक एक का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहला वाला all most of the alpha particles went straight through the gold foil। इसके मतलब यहां से मैं एक बालू लेके मैं ऐसे फेंकता हूं तो क्या होगा, यहां से लेके हम बालू को लेके हम ऐसे फेंकते हैं तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बालू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर जाएगा नहीं जाएगा, क्यों? अब ये दरवाजा, ये खिड़की है, राइट, खिड़की खुला हुआ है, यहाँ से मैं क्या करा, बहुत सारे सैंड लेकर मैं ऐसे फेंकता हूँ तो क्या होगा, मोस्टली सब बाहर जाएगा। क्यों, उससे से क्या मालूम है क्यों बाहर जाता है मोस्टली, वो स्पेस, एम्प्टी स्पेस है। यहाँ से मैं अगर मैं फेंकता हूँ तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सैंड पार्टिकल्स विल गो आउट ऑफ द विंडो। व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट बहुत स्पेस है। तो सेम चीज यहां हम कह सकते हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल व्हिच इंडिकेट्स दैट एटम्स हैव एनफ स्पेस, लार्ज स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस रहने के कारण मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है स्ट्रेट गया। तुम यहां से फेंको तो सारे के सारे बाहर निकल गए, राइट। तो सारे स्ट्रेट क्यों गया, बिकॉज इन एन एटम मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वहां पे एम्प्टी रहा। एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द जो प्लेस है वो कैसा रहा, एम्प्टी रहा, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चलेगा। गॉट इट? सेकंड समझते हैं। सेकंड वाले क्या, जो डिविएट गया, तो डिविएट आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मान लो प्लस माइनस दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, प्लस साइन एक माइनस साइन है तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ में पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, इधर से जाएगा तो इधर निकल जाएगा, यहाँ से इधर निकल जाएगा, रिपल ईच अदर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इससे पहले जो हम देखे थे थॉमसन मॉडल, उन्होंने क्या बताया कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इन द एटम एंड आल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन नेगेटिव चार्ज भी है ना, एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज भी है। Got it? Now, what is alpha particles? Alpha particle is helium ion, He2 plus। कौन से आयन है ये? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और यहाँ पे डिविएट होता मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज से भी डिविएट होगा या पॉजिटिव चार्ज से डिविएट होगा। हीलियम इज पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी है एंड नेगेटिव चार्ज भी है, तो डिविएट होने का रीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से या पॉजिटिव चार्ज की वजह से? एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, राइट, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स डिविएट नहीं हुए, दैट मींस सारे पार्टिकल डिविएट नहीं हुआ मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर उधर नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट एट वन प्लेस, एक प्लेस में है, जिसके कारण only certain number of particles get deviated. Getting my point? And 1 out of 10,000 particles जो है rebound हो जाता, that means all the positive charges are concentrated at one place. सारे पॉजिटिव चार्ज कहां पे, कोई एक प्लेस में, जिसके कारण अब मान लो यहाँ पे एक जगह में सीधा यहाँ से आता है तो क्या होगा, अगर ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज सब एक जगह में यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, लगेगा तो क्या होगा, वापस आ जाएगा। दैट मींस ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस, एट वन प्लेस, जिसके कारण पार्टिकल जो है इनहिबिट हुआ, सॉरी रिबाउंड आया। समझ आया? ये तीन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट से 3 ऑब्जर्वेशन आया। Those 3 observations were very important for Rutherford to give structure to the atom.
स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया। तो यानी क्या बताया एज अ होल, ये ऑब्जर्वेशन से उनका क्या मानना है, स्ट्रक्चर कैसे दिया। पहला है कि एटम इज मेड अप ऑफ, एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज तो है, और उनका पहला पॉइंट क्या था स्ट्रक्चर देने का, एटम हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस। क्यों बताया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल व्हिच इंडिकेट्स दैट एटम्स हैव एनफ एम्प्टी स्पेस। नंबर 2, डिविएट हो गया। डिविएट क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, थर्ड वाले रिबॉन्ड होके डिविएट हो जाने का, रिबॉन्ड आने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑल द चार्जेस आर प्रेजेंट एट वन प्लेस, एक प्लेस में है, और कहां पे, सेंटर ऑफ द एटम है बता। एंड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, इलेक्ट्रॉन्स आर, और जो where all the positive charges are concentrated at one place at the center of the atom, उसको नाम दिया न्यूक्लियस। उनका नाम क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। न्यूक्लियस के अंदर में ही सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस रिसाइड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। समझ आया, तो अभी स्ट्रक्चर हो गया। अब जो थॉमसन ने बोला सेम चीज यहाँ पे, तो उसके स्ट्रक्चर क्या था, स्फेरिकल था। तो रदरफोर्ड आल्सो सेइंग दैट एटम क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, लेकिन थॉमसन ने फेल हुआ था उनके मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एटम के अंदर में किस तरह के प्लेस्ड है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन। थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन रदरफोर्ड वाज सक्सेसफुल in explaining how the positive and negative charges are placed in an atom. समझा कैसे placed हो, atoms में positive charges are placed at the center of the atom and electrons are revolving around the nucleus. So this is what अभी अगर अब स्ट्रक्चर देना है तो according to Rutherford atom की स्ट्रक्चर क्या है, it is a spherical, or all the positive charges are resided within the center of atom called nucleus, and this nucleus contains positive charges and electrons are revolving around the nucleus. But ये है Rutherford's model of atom. चलो, Rutherford model of atom again got failed. क्यों फेल हुआ देखते हैं। जब एक फेल होता है तो एक और सक्सेस होगा। देन आफ्टर रदरफोर्ड केम नील्स बोर, ही प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। टिल टुडे वी आर फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम फॉलो कर रहे हैं, नील्स बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल हुआ है उसके बारे में देखते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ Rutherford's model of atom and what is the achievement of Bohr's model of atom हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो Rutherford model of atom क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, वही तो बता रहा है। अब बोर ने क्या पॉइंट आउट किया, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एटम के अंदर में घूमते रहता है तो क्या होगा, इट रेडिएट्स एनर्जी। रेडिएट्स एनर्जी। अभी मान लो आप एक सर्कुलर ऑर्बिट में आप घूमते रहे, एक चक्कर लगाते तो क्या होगा, मूव होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी का जरूरत है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में भी हम पढ़े थे, राइट ना। अब आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना है तो क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। विदाउट एनर्जी एनीथिंग कैन नॉट मूव। आपको अगर कहीं में चक्कर लगाना है तो क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। मान ले सर्कुलर ऑर्बिट आप भागते रहते हो, कितने देर आप भाग सकते हो, थोड़ी देर भागेंगे, बाद में क्या होगा, यू विल लूज ऑल योर एनर्जी, सारी एनर्जी लॉस हो जाएगा। जब आप व्हेन यू लूज ऑल योर एनर्जी व्हाट विल हैपन, चक्कर आके गिर जाएंगे, पड़े रहेंगे। यस और नो, दिस इज व्हाट हैपेंस टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड व्हाट वी सी। ठीक है, अब एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करता है डेफिनेटली इट मस्ट हैव सम एनर्जी, विद सम एनर्जी ओनली इट विल रिवॉल्व। बोर ने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम के जो पॉजिटिव चार्ज की ओर में अगर घूमता रहा क्या होगा, इट कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को वो एमिट करते रहेगा। तो फाइनली व्हाट विल हैपन, ऑल द एनर्जी
जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी था, सारा एनर्जी घूमते 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 के क्या हो जाएगा, लूज कर जाएगा। लूज करेगा तो क्या होगा, फाइनली ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, एंड द एटम विल नॉट बी स्टेबल। एटम विल नॉट बी स्टेबल, जिसके मतलब आज मैं यहाँ पे चॉक पीस है, यहाँ रख के गया, कल आके देखेंगे तो द चॉक पीस विल नॉट एग्जिस्ट एज चॉक पीस, इट विल बी समथिंग एल्स। क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता है क्या? मैं अगर चॉक पीस को यहाँ पे रख के गया, कल आके देखने पर क्या है, चॉक पीस और कुछ ऑब्जेक्ट बन जाएगा? नो, चॉक पीस रिमेन चॉक पीस। दैट मीन्स द मैटर विच वी सी आर क्वाइट स्टेबल। तो स्टेबल होने के का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो बोल रहा था रदरफोर्ड कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जो बोल रहा था, दिस इज नॉट ट्रू। तो इसीलिए रदरफोर्ड के जो मॉडल है वो फेल हो चुका। तो फेल हो चुका मतलब वो सक्सेस भी हुआ रहेगा। सो व्हाट इज द सक्सेस बिहाइंड दिस? तो नील्स बोर ने क्या बताया? तो नील्स बोर के मॉडल क्या देखते हैं? फिर से हमको शुरू से करना पड़ेगा। पहला, थॉमसन ने क्या कहा? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कमी क्या था? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट कैसे, पॉजिटिव चार्ज के अरेंजमेंट कैसे, उन्होंने नहीं बताया। देन रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें से क्या हुआ? गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट है, 3 ऑब्जर्वेशन रहा, उनमें से ये प्रोड्यूस किया है कि एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अरेंजमेंट कैसा है, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के अरेंजमेंट कैसे है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus. This is what the structure of atom proposed by Rutherford. अब रदरफोर्ड के ये जो मॉडल है, मॉडल को ऑब्जेक्शन रेज किया बाय नील्स बोर कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अराउंड में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को लूज करेगा, देन फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या होगा? The electrons will fall into the nucleus, so the atom as a whole जो है stable नहीं होने वाला है। But in actual practice we see the objects are quite stable. That means the process, the thing what Rutherford put forward वो सही नहीं है, somewhere correction करना है। चलो अब नील्स बोर आया तो क्या बोला? एटम अगेन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, चलो मान लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये तो है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस किया है देखते हैं। बोर ने बताया यस देयर इज अ पॉजिटिव सेंटर इन एन एटम। एटम क्या है? एटम में पॉजिटिव सेंटर है विच वी कॉल इट एज न्यूक्लियस, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज आल्सो ट्रू, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही वो घूमता है। तो एज अ होल सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह से नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन्स इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। He named that discrete orbit as energy levels. When we talk about atoms, atoms में अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। Based on the energy level, the electrons will revolve around the nucleus only in a discrete orbit. जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमेगा तो वहां पे एनर्जी को लूज नहीं करता है। सो बोर गेव सर्टेन ऑर्बिट, 4 एनर्जी लेवल प्रपोज किया, वो क्या है देखते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एटम, पहला जो है ये पॉजिटिव न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। यानी एनर्जी लेवल कितने एनर्जी लेवल है? अकॉर्डिंग टू बोर इट हैज 4 एनर्जी लेवल। पहला एनर्जी लेवल के नाम है K एनर्जी लेवल, और द एनर्जी लेवल इज आल्सो नोन एज शेल्स। क्या बोलते हैं? शेल भी बोलते हैं। यानी ये पहला शेल है कॉल्ड K शेल, सेकंड शेल के नाम होगा L शेल, थर्ड शेल के नाम होगा M शेल, फोर्थ शेल के नाम होगा N शेल। ठीक है, कोई भी एटम ले लो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसी तरह के अरेंजमेंट होगा, राइट।
K shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा मैक्सिमम? K shell have maximum of 2 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सेकंड शेल में मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल में मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन. कोई भी एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा वो देखने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर. क्या है? 2n स्क्वायर where n is equal to shell number. क्या है? शेल नंबर. अगर मान लो ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल है n is equal to 3 है ना, तो यहाँ पे करेंगे n is equal to 3 है तो 2n स्क्वायर में क्या होगा? 2 into 3 स्क्वायर, 3 के स्क्वायर क्या है? 9, 2 into 9 18. यानी थर्ड शेल 1 2 3, थर्ड शेल में कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज. कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं ताकि यू विल अंडरस्टैंड. तो पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. एटॉमिक नंबर 1. सो एटॉमिक नंबर 1 मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 1 ही होगा. एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर जितना है उतने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा. टेक एन एग्जांपल. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है. एटॉमिक नंबर 1 सिंस इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 और इसके जो इलेक्ट्रॉन भी है न्यूट्रल एटम है तो 1 होगा. ठीक है. चलो अब कैसे इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसे देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डाल के स्ट्रक्चर बनाने का. तो पहले क्या बनाएंगे हम? न्यूक्लियस बनाएंगे. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर में एक होता न्यूट्रॉन और एक होता प्रोटॉन. यानी न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज व्हिच वी विल स्टडी लिटिल लेटर, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज. तो यानी बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंस्टिट्यूट्स न्यूक्लियस. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Np. Np मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन. तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमको कितने शेल की जरूरत पड़ेगी? ओनली 1 शेल. फर्स्ट शेल इटसेल्फ सफिशिएंट. तो पहला शेल है कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. स्ट्रक्चर ऑफ एटम ओवर. अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हीलियम अगर है मान लो. सारा फैन काम कर रहा है क्या? स्लो है. लाइट 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 तो डाल दी. हाँ ठीक है. सेकंड हीलियम है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया. डन डन. अब थर्ड वाले लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होना चाहिए यहाँ पे. तो क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ उनको एक और शेल डालना पड़ेगा. तो यहाँ में यानी मैक्सिमम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते. एक ही इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो ना. नो. अब बस में अगर एक सीट है 2 जन है, एक जन खड़े हैं तो चलो 3 जन एडजस्ट कर लेते हैं. यहाँ पे सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट जो है बिल्कुल नहीं होने वाला है. ठीक है. तो यहाँ पे पहला शेल में मैक्सिमम ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट फाउंडेड कर पाएंगे? मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. इफ at all third electrons need to be accommodated, we have to construct another shell. We have to go for another shell, that is second shell. We know that second shell can have maximum of 8 electrons, right? तो यहाँ पे हमको 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, हम आगे सीख सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यानी बोर्स मॉडल. तो यानी हम जे थॉमसन मॉडल देखें, सेकंड क्या देखें? रदरफोर्ड मॉडल भी देखें, उसके कमी भी देखें, उसके लिमिटेशंस भी देखें. थर्ड वन इज नील्स बोर. नील्स बोर में सिंपल सी चीज है. पहला क्या देखना है? द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली बट इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट. द डिस्क्रीट ऑर्बिट इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल. ठीक है. तो when electrons are revolving in a discrete orbit, electrons जो है अपना एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा. So this is what the structure of atom proposed by Niels Bohr. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है इस तरह के बनाया जाता है. So we will learn more about this. अब कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6. So what we have to do? फर्स्ट जो है न्यूक्लियस बनाएंगे. इन्हें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. न्यूट्रॉन इज नो चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज. देन 6 इलेक्ट्रॉन. सो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो K शेल में जाएगा. पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू ऐड, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर. देन सेकंड शेल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज़ 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू अकोमोडेट. तो यहां पे हम
सेकंड शेल बना दिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स अब ऐसे नहीं करो 1 2 3 4, ऐसे भी बना सकते हैं बट इट लुक्स ऑड, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इवनली सो दैट इट लुक्स सम यानी ये थोड़ा एर्गोनॉमिक हो, देखने में थोड़ा सुंदर हो, तो नहीं इक्वल डिस्टेंस में मेंटेन द डिस्टेंस सो दैट इट लुक्स गुड। तो कैसे होगा? 1 2 3 4, बड़े। So how many electrons are there? 6 electrons we have accommodated. First shell में 2 electrons accommodate करते हैं, second shell में 4 electrons, because second shell can have maximum of 8 electrons we can add. So only we have 4 electrons, so 4 electrons we have added. So this is how carbon के atomic number ये हम डाल सकते हैं. Now next element we see sodium का देखते हैं. So rest you can practice, but one or two elements के जो electronic configuration we will see. This we call it as electronic configuration. That is how electrons are distributed in an atom. Electrons को हम किस तरह के distribute करते हैं that we are learning. यहाँ पे सोडियम, सोडियम के सिंबल N है, इसके एटॉमिक नंबर कितना है? 11. वेरी गुड. तो 11 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिकॉज इट इज न्यूट्रल एटम. तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियस, यानी न्यूट्रॉन नो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, राइट? नाउ द फर्स्ट शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट? 2 electrons. So we have to add 4 electrons in the first shell. Second shell can have maximum of 8. So how many electrons are left? कितने इलेक्ट्रॉन्स बचा है अभी? 9 electrons left, right? So second shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको डालना पड़ेगा? 8 electrons, but we have 9 electrons. First we add all the 8 electrons so that it can occupy fully 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons. So how many electrons so far added? 10 electrons we have added. One more electron is left. So that electron, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? We have to go for the third shell. K shell हो गया, L shell हो गया. We have to construct M shell. We know that M shell can accommodate maximum of 18 electrons. Third shell can accommodate maximum of 18 electrons, but we have only 1 electron. So we can add 1 electron. Got it? Got it? So this is how the electrons are distributed in sodium. Got it? चलो अब एक और इलेक्ट्रॉन एक और देखते हैं, थोड़ा टिपिकल है, यू विल वहां पे आपको समझना थोड़ा जरूरी है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन. क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन करेंगे. दिस यू कैन नोट, यू कैन डू इट, राइट? तो हम क्या करेंगे अभी? क्लोरीन की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. वहां पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सम लॉजिक इज देयर. ओके, so we know that क्लोरीन के सिंबल क्या है? Cl, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17. Very good. Atomic number is 17. Since atomic number is very very important, because if you don't know atomic number then you will not know the electrons. Until and unless you don't know electrons, then how will you distribute? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना पाओगे. So by heart कर लो atomic number, very very important, because from atomic number you can find the valency also. So if you know valency, then you can form the compounds which we have learned in the previous chapter, right? So atomic number is most important thing that which you have to learn. So chlorine हो गया 17. So 17 electrons. तो पहला शेल में क्या होगा? पहले हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. न्यूट्रॉन इज नो चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2. We have to add 2 electrons. So how many electrons left still? तो हमारे पास यहाँ पे 2 चलेगा तो 15 इलेक्ट्रॉन. तो सेकंड शेल वी हैव 2. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्टिल लेफ्ट? 7 इलेक्ट्रॉन. हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? थर्ड शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन. सो वी हैव ओनली 7 इलेक्ट्रॉन. सो 1 2 2 3 4 5 6 7. Easy? Yes, sir. So to construct to do the electronic configuration, what is the must thing? कौन सी वाली important है अभी? क्या जानना जरूरी है? Number of electrons that the electron has, वो मालूम होना बहुत जरूरी है. Now इतना तो हो गया. एक और वाले बहुत सिंपल वाले करते हैं, बट वहां पे थोड़े लॉजिक अप्लाई करना होगा. वो क्या है आपको समझना होगा. Now let us construct the electronic configuration of potassium. जाके पोटेशियम का हम समझते हैं. पोटेशियम के सिंबल क्या है?
K, वेरी गुड। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19 इज द एटॉमिक नंबर, वेरी गुड। चलो अब क्या करेंगे अगेन, पहला यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज नो चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। तो पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। यू कैन डू योरसेल्फ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट? अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? सो अब बस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बिकॉज थर्ड शेल है। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम? कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है? 9। व्हाट विल यू डू? अनदर शेल में 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें? नो। इफ इट इज द आउटरमोस्ट शेल, ये है ना आउटरमोस्ट शेल, इसके बाद अभी जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं यहाँ पे ये क्या है? थर्ड शेल है। As such, the third shell can accommodate 18 electrons. We have only 9 electrons. अगर हम 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाल देते हैं तो दिस इज आवर आउटरमोस्ट शेल। एक और चीज आपके दिमाग में रखना है, आउटरमोस्ट शेल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी आउटरमोस्ट शेल होल्ड नहीं कर सकता है। नाउ सपोज इफ यू ऐड 9 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, वो रूल तो ब्रेक हो जाएगा, भाई ये आउटरमोस्ट शेल हो चुका है और ये आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डाल दिए? 9 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। सो वी कैन नॉट ऐड 9 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है? तो इन द आउटरमोस्ट शेल वी कैन नॉट ऐड more than 8 electrons. Suppose यहाँ पे third shell can accommodate 18 electrons, which we have learned. Suppose if I am adding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 electrons, so what it says कि outermost shell has got 9 electrons, which we cannot do. So outermost shell cannot accommodate more than 8 electrons, but here we have accommodated 9 electrons, which is not possible. तो हमको क्या करना पड़ेगा? After adding 8 electrons, हमको क्या करना पड़ेगा? We have to construct another shell to add the 9th electron. So this is the electronic configuration. This would be the electronic configuration of potassium, and the next element calcium also the same way you have to construct. So this is how electronic configuration is made for all the elements. ठीक है? तो अभी जो भी बचा हुआ है, so all those elements के electronic configuration once you practice it. एक बार क्या करो, सारे elements मैंने हाइड्रोजन का कर लिया, हीलियम के कर लिया, लिथियम के कर लिया, कार्बन के कर लिया, right? So now you can practice rest of the other elements. अब नाइट्रोजन बच गया, ऑक्सीजन बच गया है ना, नियॉन बच गया है, तो मैग्नीशियम है, तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स बच गया है, तो सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के प्रैक्टिस करो. नाउ यू प्रैक्टिस, अभी आप लोग करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन. डू इट एंड शो इट टू मी. अभी करो. डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ठीक करता हूँ.